कम बैक आवर मैराथन। चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चंस कंटिन्यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंटरनल ऑब्सोलेंस। इसमें से कौन जो है इंटरनल ऑब्सोलेंस नहीं है। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इंटरनल क्या होता है ऑब्सोलेंस और एक्सटर्नल क्या होता है। जो घर के अंदर जो कमी होता है ना उसको बोलते हैं इंटरनल ऑब्सोलेंस, और जो घर से बाहर आई मीन लोकेशन में वगैरह वगैरह में लोकेशन में और वगैरह वगैरह में होता है ना प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं ऑब्सोलेंस होता है ना, एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस होता है। तो इसमें कौन है कि नोट इंटरनल ऑब्सोलेंस, इसमें इंटरनल कौन नहीं है। तो देखिए चेंज इन द करेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में जो करेक्टर चेंज होगा ना तो बाहर का हो गया। बाकी कह रहा है कि इसमें से इंटरनल ही देख लीजिए, ये जो है ना से नोट इंटरनल, इंटरनल है ही नहीं, एक्सटर्नल ही है। तो इंटरनल कौन कौन है, चेंज इन द कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन चेंज की जाएगा तो घर में चेंज की जाएगा तो अंदर तो इंटरनल ऑब्सोलेंस हो गया। चेंज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये भी इंटरनल हो गया। चेंज इन द यूटिलिटी डिमांड, ऐसा घर में जो रहने वाला है उसका डिमांड वो भी इंटरनल हो गया। और जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला ना एक्सटर्नली हो गया। तो इसमें से कह रहा कौन नहीं है इंटरनली, तो डिस्ट्रिक्ट वाला है ऐसे नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स है आर राइट एंड प्राइविलेज एंड ऑनर प्रॉपर्टी इंजॉय थ्रू द ओवर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कहने का मतलब है ना कि कोई मतलब प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहा है थ्रू ऑनर प्रॉपर्टी अनदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको ईसेमेंट बोलते हैं। ईसेमेंट अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉपर्टी का एंजॉय कर रहा है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी अगर एंजॉय को कर रहा था उसे ईसेमेंट बोलते हैं। ओके, ईसेमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बी व्हेन द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ अ प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस होता है इज इंक्रीज द सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी। कहने के बाद डेप्थ अगर बढ़ता है ना कोई भी, अगर बाई कह रहा है व्हेन द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ प्लेट, कोई प्लेट उसका डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ रहा है, डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ द प्लेट द सरफेस इंक्रीज द सेंटर ऑफ प्रेशर डिक्रीज होगा। कहने का मतलब कि व्हेन द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ प्लेन सरफेस इंक्रीज द सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी कम क्लोजर द सेंटर। हाँ, कम क्लोजर द सेंटर मतलब जब डिप्रेशन गड्ढा में जाएगा ज़्यादा तो वो मतलब घटेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इंक्रीज। ओके, अब कह रहा है इसमें से कौन सही है बर्नौली हिसाब से। कह रहा है फ्लोइंग द स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली के हिसाब से कौन सही है वो देख लीजिए। बर्नौली के हिसाब से कौन सही है उसको हम देख लेते हैं। पहला सही है बर्नौली प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल टू आइडियल और इनकम्प्रेसिबल। हाँ, आप ये भी जानते हैं कि जो बर्नौली को हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर कोई बर है तो कोई बर है तो आइडियल होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, कोहेसिव जीरो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल और इसको दबना नहीं चाहिए। तो वही कह रहा है बर्नौली प्रिंसिपल जो है ना अप्लीकेबल आइडियल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हाँ, तो बर्नौली में बताया गया एप्लीकेशन में कि वो आइडियल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ओके, दूसरा सही है द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द प्रेशर फोर्स ओनली कंसिडर बर्नौली प्रिंसिपल। कहने का मतलब ग्रेविटी फोर्स ऑफ प्रेशर फोर्स को कौन कंसिडर कर सकता है। तो देखिए बड़ी में ही ऐसा कमी होता है, चाहे तो गरीब है तो प्रेशर में ही रहेगा, तो गरीब तो प्रेशर, तो बर्नौली में कहा रहा है ग्रेविटी फोर्स को और प्रेशर फोर्स को बर्नौली प्रिंसिपल के तहत मतलब कंसिडर किया गया है। कौन सा, ग्रेविटी फोर्स को और प्रेशर फोर्स को, तो हाँ बर रहेगा वही कंसिडर करेगा। तो बर्नौली ग्रेविटी फोर्स को प्रेशर फोर्स को कंसिडर किया गया है। चौथा कह रहा है द हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द फ्लूइड शुड बी जीरो अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल। हाँ, तो कह रहा है ना कि जो हीट जो ट्रांसफर होगा ना बर्नौली में इन टू और आउट टू फ्लूइड शुड बी जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यही जो बर्नौली है ना उसका मतलब एप्लीकेशन यहाँ दिखाया जा रहा है, तो उसको देखिए अच्छे से याद कीजिए। पहले हम बताए थे ना कि बर्नौली जो होता है ना, भर के बारे में सोच के याद करना है। तो बर्नौली जो होता है ना पहले आइडियल होता है और स्टैटिक होता है। तो कहने का मतलब जो है बर्नौली जो तो आइडियल हो जाता है, बर्नौली इज आइडियल फ्लो। जो बर्नौली का जो फ्लो जो होता है ना, बर्नौली का जो फ्लो होता है, बर्नौली जो है ना अपना उसका फ्लो जो होता है आइडियल होता है और स्टडी होता है। तो बर्नौली का कैसा फ्लो होता है, आइडियल और स्टडी, आइडियल और स्टडी होता है। और उसका विस्कस जो होता है ना, विस्कस सॉरी टाइम वेरिएशन जीरो होता है। स्टडी होता है टाइम वेरिएशन, स्टडी होता है टाइम वेरिएशन जीरो हो जाएगा। इन विस्कस हो जाता है, इन विस्कस का है इसमें आइडियल का। तो इनकम्प्रेसिबल भी होता है। तो तीन को मेन पॉइंट इसको में है, पहले आइडियल होता है, स्टडी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो हीट ट्रांसफर वाला पढ़ ही लिए, तो बाकी मतलब यही तीन को याद रखिए कि अब एक फ्लो इरोटेशनल हो जाता है, फ्लो इरोटेशनल होता है। तो चार बातें याद रखिए, पहले स्टडी फ्लो होता है, फिर उसके बाद क्या बोलता है आइडियल होता है। आइडियल और स्टडी ऐसे याद रहेगा, आइडियल और स्टडी होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इरोटेशनल होगा। बर्नौली जो होता है इनकम्प्रेसिबल भी होता है, इरोटेशनल भी होता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, लॉस ड्यू टू सडन कंसंट्रेशन, फिर लॉस इन एग्जिस्ट ऑफ पाइप, लॉस इंटरनल पाइप अगर बेंट रहेगा तो ये लॉस बताया जा रहा है। तो ये लॉस इन पाइप दो होता है, मेजर लॉस होता है और माइनर लॉस होता है। तो मेजर लॉस और माइनर लॉस होता है पाइप में। तो मेजर लॉस किसके कारण होता है? तो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन, जो पाइप में फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से आपको मेजर लॉस होता है। और माइनर लॉस किससे होता है, चलते होता है? डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है माइनर। तो मेजर क्या, देखिए पाइप में मेजर लॉस याद रखिए फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला है डिफरेंट केस में। तो लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन, अगर एक पाइप जो है ना पतला था, एकाएक बढ़ गया, मोटा हो गया, चौड़ा हो गया, मोटा हो गया, हॉल उसका बढ़ गया, तो उसमें क्या कीजिएगा, हेड लॉस क्या होगा, उसका फार्मूला U1 - U2, माने U1 था और उससे बढ़ा था 2, ऐसे याद कीजिए कि U था ना, U जो वेलोसिटी है ना होता है U, तो U था ना सीधे बढ़ गया, तो U1 - U2 हो गया बटा में U1 - U2 के होल स्क्वायर हो गया बटा में 2G हो जाएगा। तो कैसे याद करिएगा, सडन माने एक्सपेंशन हो जा रहा है पाइप का, तो U1 छोटा है फिर एक्सपेंशन हो गया, तो U1 वेलोसिटी है, तो U1 - U2 के होल स्क्वायर बटा में 2G। ओके। और एक और फॉर्मूला उसी का बनेगा, तो U1 के होल स्क्वायर बटा में 2G और 1 - A1 बटा A2 के होल स्क्वायर। तो ये याद कीजिए आपके, एक और फॉर्मूला क्या हो चुका है, U1 के होल स्क्वायर बटा में 2G इंटू में 1 - A1 बटा में A2 के होल स्क्वायर। तो आँख बंद कर ध्यान लगाइए क्या फॉर्मूला होगा, U1 का होल स्क्वायर बटा में 2G इंटू में 1 - A2 बटा A1, 1 - A2 नहीं, A1 बटा A2 होगा, इंटू में 1 - A1 बटा A2 के होल स्क्वायर। ओके। अब कह रहा है लॉस ड्यू टू सडन कंसंट्रेशन, अगर लॉस हो रहा है ड्यू टू सडन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हो रहा है तो एक्सपेंशन है सडन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन के UC, तो UC - U2 का होल स्क्वायर, जैसे U1 वहाँ पे था तो यहाँ कंसंट्रेशन था UC - U2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2G होगा, UC - U2 का, उसमें माइनस था इसमें भी, प्लस बट्टा में 2G। अब इसी का फॉर्मूला अगर बाई द वे कहा जाए तो इसमें हो जाएगा U2 के होल स्क्वायर, U2 यहाँ पर डालेंगे, U2 के होल स्क्वायर बटा में 2G इंटू में 1/CC - 1 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कैसे याद कीजिए, U2 के होल स्क्वायर बटा में 2G इंटू में 1/CC - 1 के होल स्क्वायर। ओके। यहाँ पर देखिए सीसी जो था नोट गिवन, अगर सीसी नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, हेड लॉस सडन कंसंट्रेशन के चलते पूरा कंसंट्रेट करेगा तो 0.5 है U2 का होल स्क्वायर बटा में 2G, सीसी नहीं दे रहेगा तो। अब आगे देखिए, सडन एग्जिस्ट माने सडन नहीं, लॉस एंड द एग्जिस्ट ऑफ पाइप, जैसे एग्जिस्ट होता है ना यहाँ पे, वहाँ पे कह रहा है कि लॉस क्या हो जाता है O, तो U स्क्वायर बटा 2G होता है, एग्जिस्ट ऑफ पाइप में U स्क्वायर बटा 2G होता है, U स्क्वायर बटा 2G। और उसके बाद कह रहा है इंट्रेंस ऑफ पाइप में क्या होगा, 0.5 U स्क्वायर बटा 2G, U स्क्वायर बटा 2G होता है। अगर भाई द वे एग्जिस्ट पे कह रहा है क्या होगा, इंट्रेंस पे क्या होगा, तो एग्जिस्ट पे U स्क्वायर बटा 2G हो जाएगा और इंट्रेंस पे 0.5 U स्क्वायर, 0.5 U स्क्वायर बटा 2G हो जाएगा। ओके। अगर भाई इंट्रेंस पे तो 0.5 U स्क्वायर बटा 2G। डन। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना कि लॉस द इंट्रेंस ऑफ पाइप जानिएगा, इंट्रेंस ऑफ पाइप जानिएगा कि 0.5 लगा, इंट्रेंस करेगा तो ज़्यादा होगा, 0.5 हो जाएगा। और लॉस ड्यू टू द बेंट कहेगा तो के, बेंट कहता है तिरछा बेंट होता है ना, तो के को देखिए तिरछा मान लीजिए, तो के U स्क्वायर, यू को जो वेलोसिटी है तो U स्क्वायर बटा में 2G, तो बेंट कहेगा तो क्या होता है के U स्क्वायर बटा में 2G, के U स्क्वायर बटा में 2G। ओके। अगर भाई तो कह रहा है 90 डिग्री में बेंट रहेगा तो 1.5 हो जाएगा इसका, और सॉरी 1.2 हो जाता है, 90 डिग्री पर 1.2 हो जाता है, 45 डिग्री पर 0.4 हो जाता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें, डार्सी वेबेज इक्वेशन क्या होता है, तो डार्सी वेबेज इक्वेशन होता है FLV स्क्वायर बटा 2GD। तो F जान रहे हैं फ्रिक्शन होता है, L लेंथ होता है, V वेलोसिटी होता है, 2GD जान ही रहे हैं। तो डार्सी वेबेज इक्वेशन जो होता है ना उसको याद कीजिए FLV स्क्वायर बटा में 2GD। ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, इम्पल्स टरबाइन, उसके बाद बताएगा रिएक्शन टरबाइन। तो याद कीजिए इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। तो इम्पल्स टरबाइन का जो उसका एथी होता है ना, और कुछ नाम से जानते हैं O, और रिएक्शन टरबाइन को और नाम से जानते हैं O, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्पल्स जो पल्स करता है ना, तो उसी को इम्पल्स, उसी तरह से पेल्टन, इम्पल्स तो पेल्टन नाम रिलेट कर रहा था, इम्पल्स टरबाइन उसी को बोलते हैं पेल्टन टरबाइन, तो इम्पल्स टरबाइन उसी को बोलते हैं पेल्टन टरबाइन। तो वही रिलेट करके आप याद रखिए कि इम्पल्स टरबाइन बोला है ना, तो इम्पल्स, हाँ इम्पल्स जो था, पल्स जो था ना, तो इम्पल्स तो उसी को पेल्टन टरबाइन बोल दिए। और रिएक्शन टरबाइन था, रिएक्शन जो करेगा उससे फ्रांसीस जो रिएक्शन करता है, तो फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन। ओके। तो रिएक्शन टरबाइन तो उसी की बात कर रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन जानते हैं, तो रिएक्शन टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कपलन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन को याद कीजिए, इसी को बोलते हैं फ्रांसिस टरबाइन, इसी को बोलते हैं केपलन टरबाइन। ओके। एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन द वाटर पोजेस किनेटिक एनर्जी ऑफ वॉल प्रेशर एनर्जी। वो कह रहा है रिएक्शन टरबाइन के बारे में बता रहा है, तो उसको याद रखिए रिएक्शन टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन और कपलन टरबाइन होता है, इम्पल्स टरबाइन को पेल्टन टरबाइन बोलते हैं। ओके। वहीं कह रहा है कि द फ्रांसिस और कपलन
प्रोपेलर टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसके कैटेगरी में आता है? फ्रांसिस और कपलन, तो रिएक्शन टरबाइन में आ जाता है, फ्रांसिस और कैपलन रिएक्शन टरबाइन में। अब आ रहा है कि द कंडीशन फॉर द अकर्स ऑकरेंस क्रिटिकल फ्लो ओपन चैनल फ्लो इज गिवन अ स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज मैक्सिमम। अगर कह रहा है द कंडीशन ऑफ द अकरेंस द क्रिटिकल फ्लो ओपन चैनल फ्लो, अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है वो भी ओपन चैनल से हो रहा है तो क्या होगा? द गिवन अ स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज इन मैक्सिमम, गिवन स्पेसिफिक एनर्जी और डिस्चार्ज होता है सब मैक्सिमम होता है कब? द कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ क्रिटिकल फ्लो इन ओपन चैनल, कहने का मतलब है द कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ क्रिटिकल फ्लो इन ओपन चैनल द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। ओपन चैनल रहेगा तो स्पेसिफिक एनर्जी और डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। क्रिटिकल फ्लो ओपन चैनल में रहेगा तो स्पेसिफिक एनर्जी और डिस्चार्ज ओपन चैनल में, तो ओपन चैनल में है तो स्पेसिफिक एनर्जी और डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। ओके, अब देखिए द बाउंड्री ऑफ द स्टेशनरी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज बाउंड्री विल बी जीरो। कहने का मतलब इफ द बाउंड्री इज स्टेशनरी, if the boundary is stationary the velocity of the fluid at the boundary will be जीरो। कहने का मतलब है ना, बाउंड्री जो होता है ना, बाउंड्री स्टेशनरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बाउंड्री विल, बाउंड्री पे जीरो होगा, जहाँ बाउंड्री रहता है ना वहाँ पे जीरो होता है बाउंड्री पे, तो बाउंड्री ऑफ स्टेशनरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बाउंड्री विल भी, बाउंड्री पे आएगा तो जीरो होता है। ठीक है, और देखिए इस तरह का फिगर देकर पूछेगा तो इसको फ्री फ्लोट कहते हैं, फ्री फ्लोट इसको बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। ऐसे देखा फिगर ना टेंट रहता है तो फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। आगे चलिए, कह रहा था ग्रिड डायग्राम, पढ़े होंगे कैनेडी थ्योरी में कि ग्रिड डायग्राम अप्लीकेबल ओनली द चैनल सेक्शन हैविंग साइड स्लोप। ग्रिड डायग्राम जो था साइड स्लोप का था 1/2 अनुपात 1, 1/2। ग्रिड डायग्राम जो होता है ना क्रेडी में उसको 1/2 के ही जैसे सोचिए ना 1/2 अनुपात 1, 1/2 अनुपात 1 हो जाता है। ओके, ये ग्रिड डायग्राम हो गया। तो ग्रिड डायग्राम समझ रहे होंगे कि कैनेडी में यूज होता है, वही ग्रिड डायग्राम को बोलते हैं, एक 1/2 अनुपात 1 हो जाता है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइनिंग इज सुटेबल फॉर ऑल चैनल साइज एंड हाई एंड लो वेलोसिटी कंक्रीट लाइनिंग। कहने का मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग लाइनिंग सुटेबल फॉर ऑल चैनल, सभी चैनल के लिए, साइज एंड हाई एंड लो वेलोसिटी, हाई एंड लो वेलोसिटी के लिए कौन हो जाता है? कंक्रीट लाइनिंग हो जाता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग लाइनिंग इज सुटेबल, कौन सा लाइनिंग इसमें सुटेबल होता है? फॉर ऑल चैनल साइज हाई एंड लो वेलोसिटी के लिए कौन होता है? कंक्रीट, कंक्रीट लाइनिंग। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क, कौन नहीं है इसमें? डाइवर्जन हेडवर्क कौन नहीं है, जो डाइवर्जन जो करता है कौन नहीं है इसमें? तो वो कह रहा है कि देखिए कौन नहीं है, कैनाल फॉल जो है से नहीं है, अंडर सल्स भी है, फिर कैनाल हेड रेगुलेटर भी है, फिर फिश लेडर भी है, ये सारे के सारे कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क हैं। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पे देखिए, वेयर जो है डाइवर्जन हेडवर्क है, जो पानी को डाइवर्ट करता है वेयर भी है, अंडर द सल्स जो नीचे सल्स बैठते हैं वो भी है, कैनाल हेड रेगुलेटर वो भी डाइवर्जन करता है, फिश रीडर ये भी जो डाइवर्ट करता है, फिश लीडर भी डाइवर्ट करता है, याद कीजिए। फिर डिवाइड वाल ये भी डाइवर्ट करता है, रिवर कंट्रोल वर्क्स ये भी करता है। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए अंडर सल्स है ये है, फिर फिश लीडर भी है ये है, फिर कैनाल हेड रेगुलेटर ऊपर वाला से है ये है, तो कैनाल फॉल तो नहीं है, यही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई द वेफल आर प्रोवाइड इन द फ्रंट आउटलेट वेयर्स। कहने का मतलब है वेफल क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्रंट आउटलेट्स ऑफ वेयर के पास, तो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ना, तो होल्ड बैक द फ्लोटिंग सॉलिड से ग्रीस एंड ऑयल से, सॉइल से सॉलिड से ग्रीस एंड ऑयल्स को मतलब होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए वेफल को प्रोवाइड करते हैं। वेफल क्यों प्रोवाइड करते हैं? सॉलिड जो होता है ना ग्रीस का ऑयल्स का, उसको हम रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं वेफल को, वो भी आउटलेट्स वेयर में वेफल को। ओके, कह रहा है 100 यहाँ पर होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ रोड नॉट एग्जिस्टिंग अबाउट द मीटर्स ऑफ द किलोमीटर्स रोड लेंथ। तो 100 कहा जा रहा है यहाँ पे 100। तो कहना एक्सपेंशन ग्रेडियंट जो होता है जो इज टू बी प्रोवाइडेड, एक्सपेंशन ग्रेडियंट बोल रहा है, एक्सपेंशन ग्रेडियंट बोल रहा है, एक्सपेंशन ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ओनली शॉर्टर डिस्टेंस, लॉन्गर नहीं, ओनली शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ रोड, ओनली शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ रोड नॉट एग्जिस्टिंग अबाउट, कितना से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए? तो 100 मीटर से नहीं होना चाहिए, 1 किलोमीटर रोड लेंथ, 1 किलोमीटर लेंथ रहेगा ना 1 किलोमीटर रोड लेंथ, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन ग्रेडियंट, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन ग्रेडियंट, 100 मीटर से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टॉप साइन है, गिव वे साइन है, स्पीड लिमिट साइन है और वार्निंग साइन है। तो इसको क्या क्या कहते हैं? तो स्टॉप साइन आपको पता है कि ऑक्टागोनल होगा, गिव वे साइन
इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाता है। स्पीड लिमिट साइन ये हो जाता है, स्पीड लिमिट साइन ना स्पीड सी के देख लीजिए फर्स्ट सर्कुलर होता है, स्पीड लिमिट सर्कुलर हो जाता है। और वार्निंग साइन ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो डी के दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। हाँ, इन्वर्टेड ट्रायंगल किसका हो जाता है, गिब्बे का इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाता है। तो मिला लीजिए, स्टॉप साइन किसका बोले हम, ऑक्टागोनल होगा 3। गिव साइन क्या बोले, इन्वर्टेड ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल है इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। स्पीड लिमिट साइन कैसा होता है, सर्कुलर शेप का हो जाता है, सर्कुलर शेप का स्पीड लिमिट सर्कुलर शेप का हो जाता है। वार्निंग साइन आप भी जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। वार्निंग साइन कैसा होगा, वार्निंग साइन, वार्निंग जो देता है ना, वार्निंग साइन इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ओके, अब देखिए द फ्लश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द पेविंग ग्रेड बिटुमिन एज द इंडियन स्टैंडर्ड 220। कहने का मतलब है फ्लैश पॉइंट जो होता है टेम्परेचर कितना होता है डिग्री, पेविंग ग्रेड बिटुमिनस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 होगा। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ डिग्री ऑफ पेविंग ग्रेड ऑफ बिटुमिन, फ्लैश पॉइंट डिग्री ऑफ बिट्टू निकाले 220 हो जाना चाहिए, बिट्टू जैसे 2 होना चाहिए, बिट्टू 2 तो 220। ओके, इसमें 3 को सही है आपका। द फैटिज लाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिडर द ग्रेनुलर बेस और सब बेस डिपेंड ऑन किस किस पे डिपेंड करता है, द रेजिलेंस मॉडुलस बिटुमिनस लेयर, रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ द बिटुमिनस लेयर। ओके, दूसरा हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिन लेयर। ओके, तीसरा मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन लेयर। कह रहा है ये कि पेवमेंट जो होता है ना उसमें कह रहा है ग्रेनुलर बेस ऑफ द सब पेवमेंट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, पहला रेजिलेंस मॉडुलस ऑफ बिटुमिन लेयर, रेजिलेंस मॉडुलस ऑफ बिटुमिन लेयर, रेजिलेंस मॉडुलस होता है ना उसको बिटुमिन लेयर को बोलते हैं, रेजिलेंस मॉडुलस ऑफ बिटुमिन लेयर। ओके, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेंथ एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिन लेयर, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बिटुमिन लेयर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ होबे करेगा बिटुमिन लेयर में, तो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तीसरा बोल रहा है मिक्स डिजाइन बिटुमिन, मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन। ओके, आगे देखते हैं। वेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल, जो टनल होता है ना अंदर अंदर बनता है जमीन के, उसे टनल माउंटेनेंस सम टाइम स्मॉल ऑपरेशन ऑफ द पर्पस टनल आर मेड फर्स्ट एंड देन लार्जर पार्ट्स, व्हाट इज दिस मेथड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ड्रिप मेथड। जैसे कि आप पढ़े थे ना थी में कैसे बोलते इरीगेशन में कि डायरेक्ट जो थी में करता है जड़ तक देता है पौधा के, वहाँ पे ड्रिप मेथड होता है। उसी तरह टनल भी अंदर बनता है तो टनल में भी ड्रिप ही मेथड होगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। बीच ऑफ द फ्लोइंग द यूज ऑफ एल्टीट्यूड वॉल्व्स, कहाँ यूज करते हैं एल्टीट्यूड वॉल्व्स का, वो पूछ रहा है। फ्लोइंग यूज ऑफ एल्टीट्यूड वॉल्व्स, एल्टीट्यूड वॉल्व्स द सप्लाई द वाटर एलिवेटेड टैंक, सप्लाई द वाटर एलिवेटेड टैंक और स्टैंड पीसेस। कहने का मतलब है कि एलिवेटेड वॉल्व का कहाँ यूज करते हैं, सप्लाई द वाटर एलिवेटेड, एल्टीट्यूड वॉल्व जो होता है ना एल्टीट्यूड वॉल्व कहाँ यूज करते हैं, सप्लाई वाटर टू एलिवेटेड टैंक, सप्लाई वाटर टू एलिवेटेड टैंक्स, एलिवेटेड टैंक में सप्लाई वाटर करते हैं स्टैंड पाइप्स और स्टैंड पाइप। ओके, अब देखिए सेडिमेंटेशन टेक डिजाइन सरफेस ओवरफ्लो रेट कैलकुलेटेड, सेडिमेंटेशन टेक जो होता है ना उसका ओवरफ्लो रेट कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्चार्ज बता प्लेन एरिया। कहने का मतलब सेडिमेशन टेक जो होता है ना उसका डिजाइन सरफेस ओवरफ्लो रेट कैलकुलेटेड एज डिस्चार्ज बटा प्लेन एरिया। कैसा होता है सेडिमेंटेशन टेस्ट होता है उसका डिस्चार्ज बटा प्लेन एरिया। ओके, आगे बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन इनकरेक्ट वो कह रहा है। बेड ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर हाई कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव कंपेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर, कहना बेड ऑफ स्लो सैंड फिल्टर हायर कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव किसका ज़्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा हो जाता है आपको स्लो सेंड का इन्फॉर्मेटिव कंपेयर टू द रैपिड सेंड फिल्टर। तो कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव किसका ज़्यादा होता है, तो स्लो सेंड फिल्टर का आपको ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव और रैपिड सेंड कम होता है, पहला बात। फिर पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फिल्टर्ड फ्रॉम रैपिड सेंड फिल्टर इज कंपलसरी, कहना पोस्ट ट्रीटमेंट जो होता है ना पोस्ट ट्रीटमेंट वो माने रैपिड सेंड फिल्टर में जरूरी है, पोस्ट ट्रीटमेंट आपको जरूरी है रैपिड सेंड फिल्टर में पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके, रैपिड सेंड फिल्टर आर प्रोवाइडेड विद द सेंटर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, रैपिड सेंटर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं रैपिड सेंड फिल्टर। ओके, ये कंपलसरी है। बेड डेप्थ ऑफ स्लो सेंड फिल्टर लेस देन रैपिड सेंड फिल्टर, ये गलती है क्यों, बेड डेप्थ जो होता है ना स्लो सेंड फिल्टर का लेस देन होता है, नहीं बेड डेप्थ होता है ना स्लो सेंड फिल्टर कम नहीं होता है, बेड डेप्थ होता है ना स्लो सेंड फिल्टर का ज़्यादा होता है रैपिड सेंड फिल्टर से, तो यही गलत है। ओके, अब देखिए स्लो सेंड फिल्टर हुआ और रैपिड सेंड फिल्टर हुआ, इसका देख लीजिए मेन इंपॉर्टेंट डाटा, द फ्लो ऑफ रेट और फिल्ट्रेशन, और इसका भी रैपिड सेंड फिल्टर का क्या होता है फ्लो ऑफ रेट फिल्ट्रेशन, तो 100 से 200 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर हो जाता है कितना स्लो सेंड फिल्टर का,
100 से 200 लीटर घंटा में, 100 से 200 मतलब सप्लाई करता है स्लो सैंड फिल्टर लीटर पर हावर। अब कह रहा है कि रैपिड सैंड फिल्टर तो 3000 से 6000 लीटर पर हावर से मीटर स्क्वायर। कितना 3000 से 100 से 200 हुआ, 100 से 200 हुआ, 3000 से 6000 हो जाता है। ओके। अब लार्ज सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस एरिया 200 से 2000 मीटर स्क्वायर, इसको 80 से 200 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है स्लो सैंड फिल्टर का, कितना होता है 200 से 2000 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है तो 80 से 200 हो जाता है। तो कितना होता है सरफेस एरिया 200 से 2000, 80 से 200 हो जाता है रैपिड सैंड फिल्टर का। प्री ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड है, कहने का मतलब है स्लो सेंटर में प्री ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें कंपलसरी है प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट पूछेगा आपसे किस में कंपलसरी है, तो रैपिड सैंड फिल्टर में प्री ट्रीटमेंट कंपलसरी है, लेकिन स्लो सेंटर में नहीं है। और प्री ट्रीटमेंट होगा पोस्ट ट्रीटमेंट, और यहाँ पोस्ट ट्रीटमेंट कहने का मतलब है पोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्टिमम, माने कहने का ऑप्शनल, अगर चाहिए तो पोस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्लो सेंटर में, लेकिन नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं। और प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रैपिड सेंटर में दोनों कंपलसरी है, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट दोनों कंपलसरी है रैपिड सैंड फिल्टर में। ओके। सैंड फिल्टर करेक्टरिस्टिक्स अगर साइज पूछा जाए तो कितना होता है 0.15 से 0.30 mm तक हो जाता है सैंड फिल्टर का करेक्टरिस्टिक का ग्रेन साइज कितना होता है तो 0.15 से लेकर 0.30 तक हो जाता है स्लो सैंड फिल्टर का साइज। स्लो सैंड फिल्टर तो उसका साइज कितना 0.15 से 0.30 तक हो जाता है। ओके। रैपिड सैंड फिल्टर कितना हो जाता है, रैपिड जो सेंटर फिल्टर होता है उसका कितना हो जाता है स्लो सैंड साइज कितना हो जाता है रैपिड सैंड फिल्टर का। स्लो का जान गए ना कि 0.15 से 0.30 तक हो जाता है, 0.15 से 0.30 तक हो जाता है स्लो सेंड का। लेकिन रैपिड सेंड फिल्टर का आता है रैपिड सेंड फिल्टर कितना हो जाता है 0.35 टू 0.55 mm तक। कंफर्म कीजिए कि सैंड का साइज जाता है 0.15 से 0.30 तक हो जाता है, और इसमें कितना हो जाता है 0.35 से 0.55 तक हो जाता है। ओके। ये होता है सैंड फिल्टर का साइज 0.15 से 0.15 से 0.15 से 0.30 इसका साइज होता है। स्लो सेट का 0.15 से 0.30, अब इसका कितना होता है तो 0.35 से 0.55 हो जाता है। तो 0.15 से 0.30, इसमें 0.35 से 0.55 साइज हो गया। इन्फॉर्मेटिव कितना होता है कोफिशिएंट में 1.2 से 1.8 से 2.7 तक, इसका हो जाता है 1.2 से 1.7। ओके ना। तो कोफिशिएंट इन्फॉर्मेटिव किसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्लो सैंड फिल्टर का होता है 1.8 से 2.7, इसका 1.2 से 1.8 तक हो जाता है, 1.2 से 1.7 तक हो जाता है। रैपिड सैंड फिल्टर की इन्फॉर्मेटिव तो 1.2 से 1.7, इसको 1.8 से 2.7 तक। ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेस्ट, इसमें कह रहा है कि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैन बी, तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैन बी द एरोबिक एनारोबिक फ्लुकुलेंट। ये जो होता है स्टेबलाइजेशन तो एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, फ्लुकुलेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एरोबिक एनारोबिक फ्लुकुलेंट भी। ओके। अगर विच अमंग द फ्लोइंग हेल्पफुल इन द रिडक्शन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन में मैंने होता है, आपको एसिड रेन पता है, जिससे ताजमहल को खतरा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए डी सल्फराइजेशन ऑफ द फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैस है तो उसको डी सल्फराइजेशन करेंगे, डी सल्फराइजेशन ऑफ फ्यूल गैसेस मैंने सल्फर को कम करेंगे, डी सल्फराइजेशन मैंने सल्फर को कम करना, और फ्यूल गैस है जो फ्यूल गैसेस होता है उसे डी सल्फराइजेशन करेंगे। ओके। करा इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं रिडक्शन करना एसिड रेन को कम करने के लिए। यूज ऑफ कोल देन कंटेन लेस सल्फर, जो कोल यूज करते हैं ना जिसमें लेस सल्फर होगा ना उसी कोल का हम यूज करेंगे। वॉश द कोल रिमूव सम वन ऑफ द सल्फर, कहने का मतलब वॉश द कोल टू रिमूव सम ऑफ द सल्फर। कहने वॉश द कोल, कोल को वॉश कीजिए पहले, वॉश द कोल और रिमूव द सल्फर, कोल को वॉश करके रिमूव करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द वेस्ट वाटर डिस्पोजल रिवर मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल अकर्स इन द जोन, कहने का मतलब इन केस ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल इन रिवर मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन, हाँ कहाँ ऑक्सीजन के कम होगा, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ कम होगा, तो वही कह रहा है कि मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन इन कर्स जोन, तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जहाँ पे एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा ना वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ओके। कह रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन बीच कैन बी स्टोर्ड बाई द बॉडी विदाउट अंडर गोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज पुअर रेजिलेंस। कहने का तो मैक्सिमम स्टोर एनर्जी कह रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर, तो कौन ज़्यादा स्टोर करता है एनर्जी को, जॉन प्रूफ रेजिलेंस ज़्यादा स्टोर करता है, प्रूफ रेजिलेंस जो होता है ज़्यादा स्टोर करता है। ओके।
आगे कह रहा है कि प्रूफ रेजिस्टेंस का परिभाषा और मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस का परिभाषा। प्रूफ रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिफाइन एज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। स्ट्रेन एनर्जी को बोल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, इसको प्रूफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, द मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस ना, द मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं ना, तो मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम को मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। प्रूफ रेजिस्टेंस जो पढ़े ना उसे मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील व्हाट स्ट्रेस डज द लोड विंग डिक्रीज एंड द एक्सटेंशन ऑफ इंक्रीज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट स्टील व्हाट स्ट्रेस डज द लोड डिजाइन द डिक्रीज एंड एक्सटेंशन इंक्रीज, एक्सटेंशन इंक्रीज, एक्सटेंशन अपर यील्ड पॉइंट तक हो जाएगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इंक्रीज अपर यील्ड पॉइंट। ओके, और यहाँ पर देखिए द सिंपली सपोर्टेड लेटरली लोडेड बीम वाज फाउंड डिफ्लेक्ट मोर देन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर विल बी रिड्यूस डिफ्लेक्शन इंक्रीज द एरिया मोमेंट ऑफ, मतलब वही कह रहा है कि डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए इंक्रीज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन कम जाता है, तो वही कह रहा है इंक्रीज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो डिफ्लेक्शन कमेगा कुछ, इंक्रीज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ओके, आगे देखते हैं VG10 वाला आया फिर से, तो ये VG10 तो आप जानते ही हैं, तो VG10, VG20, VG30, VG40 हो जाएगा। तो VG10, VG20, VG30, VG40 ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और पेंट्रेशन 25 डिग्री कहेगा ना तो फ्लैश पॉइंट कहेगा या तो सॉफ्ट पॉइंट कहेगा। तो फ्लैश पॉइंट तो 200 220 होवे करता है, VG10 के लिए भी 220, अब आगे सबके लिए 220 हो जाता है। लेकिन अगर भाई पेंट्रेशन एट पेंट्रेशन बोला जाए तो VG10 में कितना हो जाता है, तो 80। VG10 ऐसे याद कीजिए कंटिन्यू, और ऐसे याद कीजिए कि 80 60 45 35 होता है। पेंट्रेशन के लिए 80 हो जाता है, फिर उसके बाद 60 होता है, 45 होता है, 35, 80 आंख बंद कीजिए, 80 है, फिर 60 है, फिर 45 है, फिर 35 है VG में। ओकर बाद कहेगा कि फ्लैश पॉइंट तो 220 हो जाएगा। और सॉफ्टनिंग पॉइंट कहेगा तो फ्लैश पॉइंट उतना होगा, सॉफ्टनिंग कहेगा तो 40 45 47 50। सॉफ्टनिंग पॉइंट 40 होगा, 45 होगा, 47 होगा, 50 होगा। VG10, VG20, VG30, VG40, और मतलब 40 होता है, 45 होता है, 47 होता है, 50 हो जाता है। ओके, आगे चाहिए इन केस ऑफ द वेस्ट वाटर डिस्पोजल रिवर मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल अक्कर्स इन द जोन, एक्टिव जोन में। हाँ, डिसॉल्व ऑक्सीजन कह रहा है ना कि रिवर मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन, हाँ जहाँ पे मिनिमम होगा कुछ होगा, एक्टिव है, जहाँ पे एक्टिव होगा ना, एक्टिव है, एक्टिव होगा जोन, एक्टिव डिकम्पोजिशन, एक्टिव डिकम्पोजिशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। ओके, अगर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द नेचुरल एक्सिस है सर्कुलर सेक्शन गिवन, आपको पता है कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है, आपको पता होना चाहिए शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह नहीं, शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन में पूछ रहा है, सर्कुलर सेक्शन में पूछ रहा है तो 4/3 टाउ एवरेज मैक्सिमम पूछ रहा है, सर्कुलर सेक्शन में पूछ रहा है 4/3 होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सर्कुलर में पूछ रहा है तो 4/3 टाउ एवरेज। ओके, अब कह रहा है कि द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑफ द ऑब्लिक्यू, मतलब तिरछा प्लेन पे कह रहा है, ऑब्लिक्यू एट द एंगल थीटा द क्रॉस सेक्शन अ बॉडी विच सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा कॉस थीटा। कह रहा ऑब्लिक्यू जहाँ हो बताता है आपको पता है कि ओकरा से लगले सिग्मा कॉस थीटा होबे करता है। आगे देखते हैं, हाँ ये आया स्प्रिंग से क्वेश्चन, तो स्प्रिंग के लिए सीरीज कनेक्शन रहेगा तो पैरेलल कनेक्शन रहेगा, तो पैरेलल कनेक्शन रहेगा ना तो जुटते जाएगा, K1 + K2 + 3 ऐसे जाता है, पैरेलल में जुटते जाएगा, पैरेलल सीधा जुटे जाएगा। और सीरीज कनेक्शन में कह रहा है ना K1 × K2, K1 × K2 बटा में K1 + K2, ये हो जाता है सीरीज में। ओके, पैरेलल होता है सीरीज। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ना, सीरीज में क्या होता है K1 × K2 बटा में K1 + K2, ये होता है सीरीज में। सीरीज जानते हैं आप, सीरीज K1 × K2, K1 × K2 बटा में K1 + K2 सीरीज में होता है, K1 × K2 K1 + K2 सीरीज में होता है। द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डेवलप बाय हार्डी-क्रोस 1930 कारण मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हार्डी ने कब किया था, हार्डी-क्रोस ने कब किया था 1930 में। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हार्डी ने कब किया था 1930 में।
अब देखिए ऐसा फिगर रहेगा तो पूछेगा आपसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एक्सियल लोड पी क्यू। अगर पी क्यू पर कह रहा है पी क्यू द गिवन ज्वाइंट प्लेन तो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है इसे पूछेगा एक ही लाइन पर लोड लग रहा है सीधे तो कोई मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं मिल रहा है ना, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो पी क्यू पर क्या होगा, पी क्यू पर पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल पूछा है, ध्यान दीजिएगा, एक्सियल ऐसा में एक्सियल लोड पूछेगा तो डायरेक्ट लग रहा है तो एक्सियल बोल्ट पी क्यू पे, एक्सियल लोड पूछ रहा है पी क्यू पे तो क्या होगा जीरो। अब देखिए सर्विसिबिलिटी लिमिट, लिमिट स्टेट मेथड डील्स विद द विच ऑफ द फ्लोइंग डिफ्लेक्शन करेक्ट। सर्विसिबिलिटी लिमिट इन लिमिट स्टेट मेथड डील्स विद द विच ऑफ द फ्लोइंग डिफ्लेक्शन करेक्ट। सर्विसिबिलिटी लिमिट इन लिमिट स्टेट मेथड डील्स विद विच ऑफ द फ्लोइंग डिफ्लेक्शन। लिमिट स्टेट सर्विस लिमिट डिफ्लेक्शन, ओके, लिमिट स्टेट मेथड डिफ्लेक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको आ गया वही फिर से फॉर्म वर्क कितना दिन में रिमूव करते हो तो वर्टिकल फॉर्म वर्क कॉलम वाल से जो होता है वर्टिकल होता है उसको 16 से 24 घंटा में हटा देते हैं, 16 से 24 घंटा में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सॉफिट फॉर्म वर्क स्लैब और फिर सॉफिट फॉर्म वर्क बीम, तो पहले स्लैब है तब बीम है, जैसे ऊपर ताकि तो पहले स्लैब है उसको नीचे नहीं बीम रहता है, तो वही कह रहा है कोच का है सॉफिट फॉर्म वर्क स्लैब के लिए और बीम के लिए क्या हो जाता है। तो स्लैब के लिए कितना हो जाता है 3 दिन होता है, क्योंकि स्लैब में एस आ रहा था 3 वैसी होगा, 3 दिन में हटाते हैं स्लैब फॉर्म वर्क। सॉफिट स्लैब फॉर्म वर्क होता है, सॉफिट फॉर्म वर्क जो होता है स्लैब में 3 दिन पे और सॉफिट फॉर्म वर्क बीम में 7 दिन पे, ओके। अब आगे जाइए, सॉफिट देख लिए, उसके बाद प्रोप आएगा, तो प्रोप रहेगा तो क्या होगा, प्रोप कहेगा तो प्रोप स्लैब। अगर प्रोप स्लैब स्पानिंग, प्रोप स्लैब बोला है, प्रोप स्लैब स्पानिंग, अगर प्रोप स्लैब का स्पानिंग पूछेगा, प्रोप स्लैब स्पानिंग अगर पूछा जाए आपसे कि प्रोप स्लैब का स्पानिंग क्या होता है तो प्रोप स्लैब का स्पानिंग देखा जाए तो क्या होता है, प्रोप स्लैब का स्पानिंग, प्रोप स्लैब जो था उसका स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर, फिर स्पानिंग ओवर द 5 मीटर। प्रोप स्लैब कहेगा तो अब स्पानिंग तो 4.5 तक, प्रोप स्लैब बोले तो 4.5 तक, एबव द 4.5 तो क्या होगा, तो वहाँ तो 3 और 7 था तो यहाँ पे 7 हो जाएगा अप टू 4.5 के लिए, एबव द 4.5 के लिए 14 हो जाएगा, 3 7 यहाँ पे 7 14, ओके। तो स्पानिंग अप टू 4.5 तो कितना होगा, स्पानिंग अप टू 4.5 तो कितना हो जाएगा, अप टू तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब एबव द तो 14 हो जाएगा, ओके। अब देखिए प्रोप बीम आर्च है, अगर प्रोप बीम आर्च कहेगा तो प्रोप बीम का आर्च, स्लैब में था प्रोप, यहाँ प्रोप आर्च है बीम का था अप टू 6 मीटर एबव द 6 मीटर तो क्या होगा, 7 है 14, 7 है 14 यहाँ पे तो 14 है हो जाएगा, अप टू 6 के लिए 14, एबव द के लिए कितना होता है 14 से ज़्यादा कितना होता है 21 दिन, ओके। आगे देखते हैं इंश्योरेंस आप कई बार देख लिए कि 45 होता है, 90 होता है, 135 होता है, फिर 180 होता है। अगर हुक का पूछता है तो उसमें कितना होता है इंश्योरेंस 6 हो जाता है। 45 का पूछेगा तो कितना हो जाता है 4 डी हो जाता है, कितना 90 का पूछेगा तो 8 डी हो जाएगा, 135 का पूछेगा तो कितना होता है 12, और उसके बाद 180 का तो 16, तो 4 8 12 16, ओके। अब देखिए द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट वाल 856, तो यहाँ मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट वाल तो 100 mm, ब्रेस्ट वाल पूछेगा तो 100 mm, मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट वाल, जो ब्रेस्ट नहीं होता उसी को बोल रहे हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट वाल, जो ब्रेस्ट वाल होता है उसका 100 mm होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट वाल, जो थिकनेस पूछ रहा है ब्रेस्ट वाल का तो 100 mm, ओके। द फ्लोइंग लॉस डज नॉट अकर्स इन प्री टेंशनिंग कंक्रीट फ्रिक्शन। कहने का मतलब है द फ्लोइंग लॉस डज नॉट अकर्स प्री टेंशनिंग कंक्रीट, प्री टेंशनिंग कंक्रीट होता है उसमें कौन सा लॉस नहीं होता है तो फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन। द फ्लोइंग लॉस डज नॉट अकर्स प्री टेंशनिंग कंक्रीट, जो प्री टेंशनिंग कंक्रीट होता है उसमें कौन सा नहीं होता है तो फ्रिक्शन नहीं होता, प्री टेंशनिंग कंक्रीट होता है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, ओके। आगे देखिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, हाँ इसमें कह रहा है ना कि साइड रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं ना उसका पूछ रहा है, अगर आपको ओवरऑल डेप्थ मोर देन 750 mm तो टोर्जन इज नॉट अप्लाइड, इसमें टोर्जन नॉट अप्लाइड, अगर मोर देन रहेगा 750 तो टोर्जन इज नॉट अप्लाइड, अगर मोर देन 450 तो बीम सब्जेक्ट टू टोर्जन, टोर्जन नॉट अप्लाइड, मोर देन 750 तो टोर्जन इज नॉट अप्लाइड, मोर देन 450 तो टोर्जन अप्लाइड है। और साइड रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं तो एरिया पूछ देगा आपसे कितना भाई आप प्रोवाइड करते हैं, ग्रोस एरिया तो 0.1%, साइड रेनफोर्समेंट 0.1% पे, ऐसे 750 हो जाता है तो साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। अगर बी मतलब स्पेस 750 हो जाता है तो कंपलसरी होता है, एरिया में 0.1% हो जाता है, ओके। इसमें देखिए अब अनविन फार्मूला देख रहे हैं, तो अनविन फार्मूला होता है ना दो होता है, एम में होता है और सेंटीमीटर में होता है, तो याद कीजिए एम में क्या होता है सेंटीमीटर में क्या होता है। एम में वही सॉफ्ट सा मुलायम सा होगा 6.04 रूट में टी, एम में 6.04 रूट में टी, अगर बाई दे बोलते सेंटीमीटर में तो 1.91 रूट में टी, 1. अगर बाई दे सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर में 1.91 रूट में टी, लेकिन अगर एम में पूछेगा तो 6.04
रूट में टी, 6.04 रूट में टी। ओके, आगे चलते हैं। मिनिमम पिच आया, मिनिमम पिच और गेज, और आया मिनिमम इंड और एज। वही कह रहा है। तो इस जो होता है ना 2.5 जो होता है ना, ये मिनिमम पूछता है तो ये वोल्ट वगैरह में हो जाता है, अभी जो होता है दूसरा में आगे हो जाता है। तो ठीक है, तब देखिए इसमें मिनिमम पिच एंड मिनिमम गेज लेंथ कितना होता है, मिनिमम पिच और गेज लेंथ कितना होता है 2.5 है। 2.5 मल्टीपल नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वोल्ट, हाँ नॉमिनल डायमीटर वोल्ट हो जाता है, वोल्टे में होगा तो 2.5 है। तो मिनिमम पिच और गेज 2.5 है, 2.5 नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वोल्ट, हाँ 2.5 नॉमिनल डायमीटर ऑफ वोल्ट वोल्टे में होता है 2.5 है। अगर बाई द वे इसमें पिच और रिबिट वगैरह बोल रहा तो इसमें भी आ जाता है इंड और एज। तो मिनिमम इंड और एज, तो इंड और एज क्या हो जाता है, तो इसमें रिबिट का भी मिनिमम पूछेगा ना तो 1.5 मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम इंड और एज कितना होता है, तो 1.5 डायमीटर ऑफ द वोल्ट और हॉल, वोल्ट हॉल। ओके, फॉर मशीन फ्लेंज एलिमेंट के लिए होता है। और ये पूछेगा तो 1.7 रहता है हैंड फ्लेंज के लिए। तो मिनिमम एज और इंड कहेगा तो 1.5 होगा किसके लिए, तो हो जाएगा आपको मशीन फ्लेंज के लिए, और 1.7 जो होता है हैंड फ्लेंज के लिए हो जाता है। और रिबिट वगैरह में 2.5 होता है। तो तीन को डाटा याद कीजिए, 2.5 और रिबिट वगैरह में मिनिमम हो जाता है 1.5 कुछ होता है मशीन फ्लेज, 1.7 हैंड फ्लेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर में जानते हैं कि 12T 200 में होता है, और टेंशन में 16T 200 में होता है। ओके, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट आ जाता है, उससे थोड़ा सा हट के है, तो कंफर्म कीजिए। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। कहने का मतलब है मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड को सह रहा है इन रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड और इम्पोज लोड। डेड लोड है और इम्पोज लोड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेड लोड इम्पोज लोड है। तो ए का है ना, तो ए का एस आई मीन 180 हो जाएगा। तो इम्पोज लोड मतलब समझिए ना, डेड लोड इम्पोज लोड तो वही सिंपल डेड लोड और लाइव लोड को इम्पोज लोड हो गया। तो इम्पोज लोड वही इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड हुआ, तो उसके लिए 180 हो जाएगा आपका। कंप्रेशन में बोल रहा है डेड लोड इम्पोज लोड रहेगा, तो बी में है। कंप्रेशन फ्लेंज बीम अगेंस्ट द लेटरल टोर्जन बकलिंग। अगर कंप्रेशन फ्लेंज है और टोर्जन बकलिंग पूछेगा तो इसे टोर्जन बकलिंग पूछेगा। कंप्रेशन फ्लेंज है, लेटरल टोर्जन बकलिंग कहेगा तो बी के आर हो जाएगा 300। अगर टोर्जन कह दिया तो 300 होगा, टोर्जन कहेगा तो 300 होगा। तो वही कह रहा है कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम अगेंस्ट लेटरल टोर्जन बकलिंग। वही कह रहा है कंप्रेशन फ्लेंज, ये सब नहीं, कंप्रेशन फ्लेंज हो रहा है। कंप्रेशन फ्लेंज बीम अगेंस्ट लेटरल टोर्जन बकलिंग, लेटरल टोर्जन बकलिंग कहेगा कंप्रेशन में ना, तो 300 होगा। टोर्जन बकलिंग जहाँ भी आया कंप्रेशन में तो 300 हो जाता है। ओके, मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, तो क्या हो जाएगा सी के पी 400 होगा। अगर बाय द वे हमेशा टेंशन में रहेगा मेंबर तो उसके लिए 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा, मेंबर हमेशा टेंशन में रहेगा तो मैक्सिमम, अगर बाय द वे हमेशा रहेगा मेंबर टेंशन में तो 400 हो जाएगा। ओके, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई रूप ट्रस। कहने का मेंबर नॉर्मली एक्टिंग अ टाई रूप ट्रस, अगर मेंबर टाई रूप ट्रस रहेगा तो क्या होगा, तो डी का क्यू 350 हो जाएगा। अगर मेंबर नॉर्मली एक्टिंग अ टाई और रूप ट्रस, टाई और रूप ट्रस रहेगा, टाई और रूप ट्रस रहेगा तो क्या हो जाएगा 350 होगा। ओके, आगे बढ़िए। कह रहा है ना एंगल डिप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन लोड ऑन द फ्लेंज, फ्लेंज पे बोल रहा है, एंड द बेव, फ्लेंज पे टू द बेव पर, फिर प्लेट स्टील बीम केस ऑफ द वेब बकलिंग 45 डिग्री ऑफ द हॉरिजेंटल। तो केस मैंने बकलिंग हो रहा है ना, तो उसको मैं डिग्री ऑफ हॉरिजेंटल कर रहा है 45 डिग्री कर रहा है, हॉरिजेंटल 45 डिग्री हॉरिजेंटल कर रहा है। वेब बकलिंग होगा ना, तो इन केस में कर रहा है डिफरेंस कंसंट्रेशन लोड फ्लेंज वेब प्लेट स्टील बीम केस ऑफ द वेब बकलिंग। फ्लेंज होता है ना उसके बाद नहीं वेब, फ्लेंज के बाद वेब जो होता है ना, वेब बकलिंग, फ्लेंज नहीं वेब बकलिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, वेब है 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ओके, the thickness of the base plate is determined from flexural strength of the plate। thickness of the base plate, base plate का thickness of the base plate कह रहा है कि thickness of base plate determined from the flexural strength of plate। thickness of base plate determine, base जो होता है ना base, thickness of base plate is flexural strength of the plate। थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, बेस प्लेट को बोल रहा है थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट डिटरमाइंड फ्रॉम द फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट फ्लेक्चर से, बेस प्लेट फ्लेक्चर से। ओके, यहाँ पे देखिए एक आ गया पॉइंट, इसके बाद खत्म होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि सेक्शन मॉडल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बटा वाई एम हो जाता है। सेक्शन मॉडल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन जो होता है मॉडल्स सेक्शन मॉडल्स में आई बटा वाई एम हो जाता है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर गिवन बाई, सॉलिड सर्कुलर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई कैपिटल डी का फॉर्मूला 4 है 64 होता है।
कोची कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर, जो सॉलिड सर्कुलर होता है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी का कैपिटल डी का 4/64 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो सर्कुलर पूछा है तो क्या होगा, होगा वही, लेकिन हॉलो पूछा है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी को अलग अलग करने पड़ेगा। तो वही हो जाएगा, हॉलो सर्कुलर पूछा है तो क्या होगा, पाई इंटू में कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4 बट्टा में 64 जाएगा। ओके, अब वही कह रहा है यहाँ पे बोथ है, कह रहा है कि गिवन सॉलिड के लिए हॉलो के लिए, ये दूसरा चीज़ आ गया वो तो देख लिए। ओके ना, आपको पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का पूछेगा तो पाई कैपिटल का 4/64, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा आपसे सर्कुलर का, लेकिन हॉलो रहेगा तो क्या होगा, पाई इंटू में कैपिटल का 4 माइनस स्मॉल का 4/64। सो थैंक यू, लव यू, इंडुआ।